मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि जो NCERT में 3 पॉइंट दिए गए हैं जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा जो टॉपिक है वो है स्पर्मियोजेनेसिस और तीसरा क्या है स्पर्मिएशन। इन तीनों में आज हम क्या अंतर पढ़ेंगे और ये तीनों प्रक्रियाएं क्या होती हैं इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो देर न करते हुए टॉपिक को हम शुरू करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जो पहला जो हेडिंग है वो क्या है, वो है शुक्राणु जनन, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इस फिगर में आप देख रहे होंगे, ये NCERT में फिगर दिया हुआ है कि किस तरीके से शुक्राणु जनन होता है। इसके पहले वीडियो में हमने शुक्राणु जनन को बहुत डिटेल में जाना है। आज हमको इन तीनों टॉपिकों में अंतर करना है, तो इसको हम बहुत जल्दी से समझते हैं। होता क्या है कि जो शुक्राणुजन कोशिकाएं होती हैं जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। अब ये शुक्राणुजन कोशिकाएं होती कहाँ हैं इसको समझते हैं। तो अगर हम ये वृषण की संरचना है। वृषण में छोटी छोटी क्या पाई जाती है, वृषण पालिकाएँ पाई जाते हैं जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 संख्या की पतली महीन मुड़ी हुई नलिकाएँ पाई जाती हैं जिसको शुक्रजनक नलिका कहते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। शुक्रजनक नलिका में ये काट देखिएगा, जब उसके अनुप्रस्थ काट को देखते हैं तो इस नलिका के अंदर 2 विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो पाई जाती है नर जन्म कोशिका जिसको हम शुक्रजनक कोशिका कहते हैं। ये शुक्रजनक कोशिका कहाँ पाई जाती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। और साथ में इसके एक और कोशिका रहती है जिसको हम सर्टोली सेल कहते हैं या इसी को नर सेल कहते हैं। तो 2 कोशिकाएँ पाई जाती हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। अब होता क्या है कि ये जो शुक्र जन कोशिकाएँ होती हैं इनमें एक विशेष प्रकार का विभाजन होता है जिसको हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन जिसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, साथ में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पे एक शुक्रजनक कोशिका थी, उनसे क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ तो 2 कोशिकाएँ बनती हैं। और जिस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है उसको हम प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब इसमें क्या होता है, 2 कोशिकाएं बनी, 2 से फिर 4 कोशिकाएं बन गई। तो जो 2 कोशिकाएं पहले बनती हैं वो क्या हो जाती हैं, अगुणित हो जाती हैं। उसको हम क्या कहते हैं, द्वितीय शुक्राणु कोशिका, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स। अब उनसे फिर जो 4 कोशिकाएं बनती हैं इनको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड्स कहते हैं, शुक्राणु प्रसु कहते हैं। तो यहाँ पे और फिर थोड़े ही समय बाद ये क्या करते हैं, शुक्राणु प्रसु पोषण लेते हैं, किससे, सर्टोली सेल से चिपक के पोषण ले लेते हैं और वो बदल जाते हैं किसमें, शुक्राणु में, स्पर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यानी इस स्पर्मेटोगोनिया से शुक्रजन कोशिका से लेके शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये तो परिभाषा समझ में आ गई। इसको हम देख लेते हैं कि जब वृषण में शुक्राणुजन कोशिका यानी स्पर्मेटोगोनिया जो कहाँ पाई जाती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस के बाद शुक्राणुओं का निर्माण होता है। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होता है, प्रथम और द्वितीय। उससे 4 कोशिकाएँ बनी और इसी को हम क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के, जिसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, हिंदी में दोनों का मतलब शुक्र जनन है, लेकिन अब थोड़ा यहाँ इंग्लिश में डिफरेंट क्या है, ये है स्पर्मेटोजेनेसिस और क्या है, ये है स्पर्मियोजेनेसिस। तो मियोजेनेसिस में होता क्या, इसको समझते हैं। होता है कि यह शुक्राणु जनन का आखिरी चरण होता है। यहाँ पे कहा क्या गया है कि जो स्पर्मियोजेनेसिस है वो कोई अलग प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये जो शुक्राणु जनन है उसी का ये आखिरी चरण, जो यहाँ पे आखिरी चरण मतलब शुक्राणु प्रसु से शुक्राणु का बनना जो आखिरी चरण है, इसी को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर का जो आखिरी चरण होता है उसी को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, जब शुक्राणु प्रसु सर्टोली सेल से पोषण लेकर शुक्राणु में बदल जाती हैं तो इसे हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो होता क्या है, इस फिगर को देखिएगा, इसमें नीचे की तरफ स्पर्मेटोगोनिया है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का अनुप्रस्थ काट है। तो इसमें क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है, वो बदलती हैं तो शुक्राणु प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में, फिर द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में,
और फिर स्पर्मेटिड्स यानी शुक्राणु प्रसू में। शुक्राणु प्रसू किससे चिपक जाती हैं? सर्टोली सेल से। क्यों चिपकती है? क्योंकि उनको चाहिए पोषण, भोजन चाहिए, उनको आगे चल के विकसित होना है। तो जैसे वो सर्टोली सेल से चिपक के पोषण लेने लगती हैं तो उस जो स्पर्मेटिड्स है, शुक्राणु प्रसू है, उसके शरीर, उसकी कोशिका में बदलाव होने लगता है और एक विकसित शुक्राणु में बदल जाता है। तो ये इस तरीके से सर्टोली सेल से चिपक करके शुक्राणु प्रसू जब शुक्राणु में परिवर्तित हो जाता है तो इसी को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अब उसमें होता क्या है कि इस प्रक्रिया में केंद्रक संघनित हो जाता है। जो शुक्राणु प्रसू में केंद्रक फैला हुआ था अब वो इकट्ठा हो जाता है एक जगह और थोड़ा सा क्या हो जाता है, अंडाकार हो जाता है, लंबा हो जाता है। साथ में गाल्जी काय के द्वारा एक्रोसोम का निर्माण हो जाता है। गोल्जी काय यानी जिसको गोल्जी बॉडी कहते हैं, वह क्या करता है, एक विशेष प्रकार की संरचना बना देता है शुक्राणु में, जो कि शुक्राणु के अग्र सिरे के हेड जो होता है उसके ऊपर पाया जाता है और उसमें एक विशेष प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो कि निषेचन के समय अंड कोशिका को क्या करते हैं, भेदने का काम करते हैं। उसकी जो बाहर दीवार होती है उसको पेंट्रेट, उसको छेद करने का काम करते हैं। वो कौन करता है? एक्रोसोम करता है। तो एक्रोसोम का निर्माण भी कब होता है कि जब स्पर्मियोजेनेसिस होता है, यानी जब शुक्राणु प्रसू शुक्राणु में बदलते हैं। ये आप फिगर देखिएगा शुक्राणु का। शुक्राणु के फिगर में ऊपर जो उसके हेड के पास क्या है, एक हेलमेट की तरह संरचना होती है जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं। साथ में शुक्राणुओं में पूंछ और टेल का विकास हो जाता है। आपको पता है कि शुक्राणु गत करते हैं, मोटाइल होते हैं, क्योंकि वो जब यूट्रस तक जाते हैं, यूट्रस से लेके फैलोपियन ट्यूब तक का जो सफ़र तय करना होता है वो अपने टेल की सहायता से, मूवमेंट से वो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें टेल का भी जो फॉर्मेशन होता है वह स्पर्मियोजेनेसिस के समय ही होता है। अब हम तीसरे और लास्ट हेडिंग में आते हैं, वीरसेचन, जिसको स्पर्मिएशन कहते हैं। तो हमने दो समझा, स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहते हैं ये अच्छे से समझ लिया कि जब स्पर्मेटोगोनिया से क्या बन गए, शुक्राणु बन गए, स्पर्म बन गए, तो इसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन ये छोटा सा चरण यानी शुक्राणु प्रसू से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। और जो तीसरा जिसको हम वीरसेचन कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं, वह क्या होता है इसको समझते हैं कि जब शुक्राणु शुक्रजनक नलिका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ध्यान से समझिएगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स वही है जो वृषण के अंदर पाई जाती है, इसको हमने डिटेल में देखा। यह जो अनुप्रस्थ काट है उसमें देखिएगा क्या है कि जो शुक्राणु प्रसू है वो सर्टोली सेल से चिपक गए। चिपकने के बाद वो किस में बदल जाते हैं? शुक्राणु में बदल जाते हैं। यहाँ पे हमने देख लिया। अब जैसे वो शुक्राणु में बदल गए, विकसित हो गए, तो वो क्या करेंगे? अब उसको छोड़ेंगे, क्योंकि उनको अभी आगे जाना है, वृषण से बाहर निकलना है और आगे चलते हुए वो जब मैथुन प्रक्रिया होगी तब उसको कहाँ, योनि तक जाना है। तो शुक्राणु जब विकसित हो गए वृषण में, जब बाहर जाएंगे, किसको छोड़ के? सर्टोली सेल को छोड़ेंगे, तो आएंगे कहाँ? जो शुक्रजनक नलिका है जिसको हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, उसके ल्यूमेन में आ जाएंगे, उसकी जगह या कैविटी में या जो बीच में स्थान है वहाँ पे आ जाएंगे और फिर वो इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलेंगे आगे की प्रक्रिया संपन्न करने के लिए, या कहें तो निषेचन को पूरा करने के लिए। तो होता क्या है कि जब शुक्राणु शुक्रजनक नलिका से सर्टोली कोशिका को नर सेल भी कहते हैं, क्योंकि यह तो पोषण दे रहा है शुक्राणु को, से अलग होकर शुक्राणु जनक नलिका से बाहर निकल जाते हैं, बाहर मुक्त हो जाते हैं या निकल जाते हैं या मोचित हो जाते हैं या रिलीज हो जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। बात समझ में आ चुकी होगी कि जैसे शुक्राणु बन गए अब वो सर्टोली सेल से छोड़ देंगे, क्योंकि अब उनकी आवश्यकता नहीं है और वह सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में आ जाएंगे और वहाँ से फिर जब वो बाहर डिस्चार्ज होते हैं, नलिका से बाहर आ जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। अगर शॉर्ट में बताएं तो जैसे शुक्राणु प्रसू है, शुक्राणु प्रसू जब शुक्राणु में बदलता है तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से जो हमारे मस्तिष्क में
हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथ, प्यूटिटरी ग्रंथि हैं, वो किस तरीके से हमारे शुक्राणु जनन के ऊपर प्रभाव डालते हैं और वो कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।